इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरीके के होते हैं। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है और वाक्यों में इन सभी शब्दों का कोई ना कोई नाम दिया जाता है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एक्सेट्रा। और शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए हम इन्हें 8 वर्गों में बांटते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 तरीके के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नाउन क्या होता है। सो नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसी को अगर हम हिंदी में कहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, आगरा, कानपुर, टेबल, चेयर, पैरोट, फीस, विलेज एक्सेट्रा। ये सारे चीज़ क्या है? ये सारे चीज़ नाउन है। हम और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर एक महान राजा था। यहाँ पे जो अकबर है और किंग क्या है, ये दोनों हैं नाउन। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। गाय एक उपयोगी जानवर है। यहाँ पे जो काउ है और एनिमल है वो क्या है? वो है नाउन। अब लोग देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। हम इसे अब हिंदी में डिफिनेशन करते हैं। जो है सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई। ये सारे चीज़ क्या है? ये सारे चीज़ हैं प्रोनाउन। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सीता इज अ सिंगर, सी सिंग अ सॉन्ग। सीता एक गायक है, वह गाना गाती है। यहाँ पे जो सी है वो प्रोनाउन है, क्योंकि हमने पहले सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सीता इज अ सिंगर है सीता, और यहाँ पे दूसरे सेंटेंस उसमें भी सीता के बारे में ही बात हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नाउन की जगह क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। तो इसलिए हमने यहाँ पे सी यूज किया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हरीश एंड शिवम आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर गोइंग टू देयर सिटी। हरीश और शिवम मित्र हैं, वो अपने शहर जा रहे हैं। यहाँ पे दे और देयर क्या है? यह है प्रोनाउन। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, द किंग इज अ ब्रेव। राजा बहादुर है। यहाँ पे जो ब्रेव है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द गर्ल इज अ ब्यूटीफुल। लड़की सुंदर है। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो क्या है? वो है एडजेक्टिव। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग्स। क्रिया वह शब्द है जो किसी स्थान, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग वर्ब का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जो पहला एग्जाम्पल है वो है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यहाँ पे जो मूव्स है वो क्या है? वो है वर्ब। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यू राइट एन एसे। तुम निबंध लिखते हो। तो यहाँ पे जो राइट है वो क्या है? वो है वर्ब। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब यूज इन द सेंटेंस। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव तथा बाद में प्रयुक्त अन्य प्रयुक्त एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है। अब हम लोग कुछ एडवर्ब की एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही वेंट आउट हैप्पीली। वह प्रसन्नता से बाहर चला गया। तो यहाँ पे जो हैप्पीली है वो क्या है? वो है एडवर्ब। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही स्पोक लाउडली। वह तेजी से बोला। तो यहाँ पे जो लाउडली है वो क्या है? वो है एडवर्ब। अब हम लोग जानते हैं प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या होता है। A preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person, place or things denoted by the noun or pronoun stand in a relation to something else. अब हम इसे हिंदी में जानते हैं कि क्या प्रीपोजिशन होता है। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग में आकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अब हम लोग कुछ प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे जो पहला है वह है, द कैट इज ऑन द टेबल। बिल्ली मेज पर है। तो यहाँ पे जो ऑन है वो क्या है? वो प्रीपोजिशन है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द गर्ल इज इन द रूम। लड़की कमरे में है। तो यहाँ पे जो इन है वो क्या है? वो है प्रीपोजिशन। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो है कंजक्शन। तो कंजक्शन होता क्या है? तो कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्द
शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, मतलब कंजक्शन किसी भी सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंस। ठीक है, अब हम लोग कुछ कंजक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है वो है रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। रोहन और सोहन मित्र हैं। तो यहाँ पे जो एंड का प्रयोग हुआ है वो कंजक्शन है यहाँ पे, क्योंकि दो चीज़ों को जोड़ रही है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह असफल हुआ। तो यहाँ पे जो बट है वो क्या है, वो कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, सो जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में विस्मय सूचक शब्द भी कहते हैं। तो हम समझते हैं कि अब इंटरजेक्शन क्या है। सो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विद एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ हर्ट। विस्मय सूचक शब्द वह शब्द होता है जो अचानक हृदय से निकलने वाले भावों को प्रकट करता है। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन का जैसे कि पहला है कि हुर्रा आई हैव पास्ड। तो यहाँ पे जो हुर्रा है वो क्या है, वो है इंटरजेक्शन। दूसरा है अल्लास दैट ओल्ड मैन इज डेड। अल्लास, तो यहाँ पे क्या है, ये काम कर रहा है इंटरजेक्शन का। जो सबसे पहला पार्ट स्पीच है वो है नाउन। तो समझते हैं कि नाउन क्या होता है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, टेबल, चेयर, दिल्ली, बैंगलोर, ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ नाउन है। अब हम जानते हैं कि नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नाउन को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला है पार्ट्स, जो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, जो पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो इन नाउन को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो पाँचों जो भी है उससे हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन, अ नाउन विच बिलोंग टू पार्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यमुना, मीना, मुंबई, ये सारे चीज़ क्या है, ये सारे चीज़ है प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल। अब लोग बात करते हैं जो सेकेंड है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, वैसे नाम जिनसे जाति का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अ कॉमन नाउन आर दोज वर्ड विच द नेम, प्लेस, people, things, etc. but they are not the actual name of the place, people or thing. For instance, boy is a common noun and the boy name Arun which is a proper noun as it specific the name. ठीक है, तो यहाँ पे बॉय है वो सिर्फ है ना वहाँ जाति का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नाम है वो प्रॉपर नाउन का है। तो हमें ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन जब भी होगा तो एक पर्टिकुलर जाति का है ना, पर्टिकुलर ग्रुप का है ना वो स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे विलेज, एनिमल, हिल, ये सारे चीज़ क्या है, ये सारे चीज़ कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं जो तीसरा जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नेम हैव बीन असाइन टू सम स्पेशल ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वैसे संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक शब्द कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्राउड, बंच, ये सारे चीज़ क्या है, ये सारे चीज़ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं जो चौथा है वो है मटेरियल नाउन। इसे हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। वैसे संज्ञा जो तरल अवस्था में हो, जिनकी गिनती संभव नहीं हो सकती, उसे हम लोग द्रव्यवाचक कहते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा चीज़ जिसके हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। नाउन्स दैट रेफर टू द नेम्स ऑफ लिक्विड और मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, हिज एंगर नोन्स नो लिमिट्स। उसका गुस्सा का कोई सीमा नहीं जानता। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो गुस्सा है वहाँ पे हम लोग नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए मटेरियल नाउन में आता है। गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव, सोना बहुत महंगा है, ये भी क्या है, ये भी मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। अब लोग जो पांचवा और आखिरी जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोग समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड विच इज यूज एज अ नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, दैट क्वालिटी एंड एक्शन इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता, केवल गुण का आभास होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, काइंड, ऑनेस्ट, ये सारे चीज़ क्या है, ये सारे चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रोनाउन अगर हम इंग्लिश में बात करें तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, यू एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो होते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो पहला होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन का भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो 3 पार्ट है वो पहला है
सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा होता है एम्फेथेटिक प्रोनाउन, चौथा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, छठा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सातवां होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आठवां होता है रिलेटिव प्रोनाउन और नवां होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं जो पहला है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, हम इसे सबसे पहले हिंदी में समझते हैं कि क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या दूसरे वस्तुओं के अधिकार बताने के लिए किया जाता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, मैं, ठीक है, वी मतलब हम लोग, सी वह, यहाँ पे फीमेल के लिए सी यूज हो रहा है, ही वह, यहाँ पे मेल के लिए ही यूज हो रहा है, इट यह, यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए इट यूज हो रहा है, मैं, मी, माइन मेरा, हिज उसका, हर्स उसकी। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। हम अगर इसे इंग्लिश में देखते हैं तो पर्सनल प्रोनाउंस आर एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकुलर पर्सन। फॉर एग्जांपल आई, वी, ही, सी, इट, माइन, हिज, हर्स, मी एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ क्या है, ये सारे चीज़ हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब हम लोग बात करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जो पार्ट्स हैं वो है, पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। तो अगर हम इसे बात करें हिंदी में कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं, तो जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह होता है तो उसे हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। और अब हम इसे इंग्लिश में समझते हैं, अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस एंड इट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे जो आई है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, वी आर हैप्पी, यहाँ पे जो वी है वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। ही वेंट टू दिल्ली, यहाँ पे जो ही क्या है ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा पार्ट्स है वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हम इसे हिंदी में समझते हैं। जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में समझते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, राम वाज विथ मी, यहाँ पे जो मी है वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, गीता कॉल्स अस, यहाँ पे जो अस है वो है क्या, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सी लव्स यू, यहाँ पे जो यू है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब हम लोग बात करते हैं जो तीसरा है पर्सनल प्रोनाउन का, वो है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी वस्तु से अधिकार बताने के लिए किया जाता है तब हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। हम इसे इंग्लिश में समझते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन टेल यू हु ओन्स अ पार्टिकुलर थिंग, मतलब यहाँ पे अधिकार का बात हो रहा है। हम उदाहरण से समझते हैं, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है, तो यहाँ पे अधिकार बताया जा रहा है। ठीक है, यह बुक किसका है, यह मेरा है। ठीक है, यहाँ पे जो माइन होगा वो क्या है, वो पजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, दिस पेन इज हिज, यह कलम उसकी है, यहाँ पे जो हिज है वो क्या है, वो है पजेसिव प्रोनाउन। दिस इज आवर्स, यह हमारा है, यहाँ पे जो आवर्स है वो क्या है, वो है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, हमने बात कर लिया पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, उसके जो 3 पार्ट्स हैं वो भी हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं जो प्रोनाउन का जो दूसरा पार्ट्स है, दूसरा टाइप्स है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हम इसे समझते हैं। जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का असर भी सब्जेक्ट पर ही पड़ता है तो उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। हम लोग इसे इंग्लिश में समझते हैं, प्रोनाउन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन when the action done by the subject turn back upon the subject। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं, राम hurt himself, राम ने खुद को चोट पहुंचाई, तो यहाँ पे जो himself है वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, he killed himself, उसने खुद को मार डाला, तो यहाँ पे जो himself है वो क्या है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो तीसरा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है वो है एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है, हम इसे सबसे पहले हिंदी में समझते हैं कि क्या होता है एम्पैथेटिक प्रोनाउन। जब प्रोनाउन का इस्तेमाल वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है तब उन्हें हम एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में समझते हैं, एन एम्पैथेटिक प्रोनाउन एम्फसाइजेस इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, राम किल द टाइगर हिमसेल्फ, राम ने बाघ को खुद मारा, तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ है
वो है एम्पैथेटिक प्रोनाउन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम स्वयं इसे कर सकते हो। तो यहाँ पे योर सेल्फ है वो क्या है, वो है एम्पैथेटिक प्रोनाउन। ठीक है, हमने बात कर लिया एम्पैथेटिक प्रोनाउन के बारे में। अब बात करते हैं जो चौथा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हम इसे सबसे पहले हिंदी में समझते हैं। जिस प्रोनाउन का उपयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में समझते हैं, द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच इट्स रेफर इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस इज अ पेन, यह कलम है। ठीक है, ये कलम के बारे में है ना, डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिस होगा वो क्या है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब बात करते हैं दूसरा एग्जांपल का, दैट इज अ बुक, वह किताब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दैट है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, देज आर मोबाइल्स, ये मोबाइल्स है। यहाँ पे जो देज हैं वो क्या है, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमने बात कर लिया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब बात करते हैं जो पांचवा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, तो जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में समझते हैं, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग्स इन पार्टिकुलर। ठीक है, इसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहाँ पे नथिंग है ना, यहाँ पे किसी निश्चित चीज़ का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए नथिंग क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, सम आर गुड, कुछ अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो सम है वो क्या है, वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमने बात कर लिया इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। अब बात करते हैं जो छठा टाइप्स है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक का भी बोध कराने के लिए नहीं किया जाता है, उस प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इंग्लिश में समझते हैं, द प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आइदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, तुम दोनों में से कोई एक तेज हो। तो यहाँ पे जो आइदर है वो क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नाइदर ऑफ यू इज गिल्टी, तुम दोनों में से कोई दोषी नहीं हो। तो यहाँ पे जो नाइदर है वो क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हमने बात कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। अब बात करते हैं जो सातवां टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ईच अदर और वन अनदर को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एंड दीपा लव ईच अदर, राहुल और दीपा एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे ईच अदर क्या है, ईच अदर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कुंदन, कुणाल एंड कौशल आर बीटिंग वन अनदर, कुंदन, कुणाल और कौशल एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो यहाँ पे जो वन अनदर है वो भी क्या है, वो भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, हमने बात कर लिया रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। अब बात करते हैं जो आठवां टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वह सर्वनाम जो वाक्यों में से उससे पहले आई हुई संज्ञा से संबंध बताता है। ठीक है, या बाद में आने वाले दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में समझते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर नाउन विच आर मेंशन्ड प्रीवियसली वेदर दे आर पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस, मतलब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट और दैट, ये सारे चीज़ क्या है, प्रमुख हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, लड़का जो खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे जो हु आया है, हु क्या है, हु है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हमने बात कर लिया रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब बात करते हैं जो आखिरी टाइप है, नवा टाइप है प्रोनाउन का, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब कहने से लग रहा है कि क्वेश्चन से रिलेटेड है ना, क्वेश्चन पूछने वाला। हम इसे डेफिनेशन समझते हैं कि क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और जिसका उत्तर एक नाउन या प्रोनाउन होता है, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में समझते हैं, एन इंट्रोगेटिव नाउन इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ विच डेफिनेटली अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम कौन हो। यहाँ पे जो हु है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, विच इज योर मोबाइल, कौन सी मोबाइल तुम्हारी है।
तो यहाँ पे जो विच है वो क्या है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई क्या है। तो यहाँ पे जो व्हाट है वो क्या है, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू शो एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ थिंग्स। अगर हम इसे हिंदी में समझें तो क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु के कार्य, अवस्था, प्रक्रिया और स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गो, इट, इज, वाज, सिंग, रन, ये सारे चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ वर्ब है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि वर्ब्स के कितने टाइप होते हैं। तो वर्ब्स के 4 टाइप्स होते हैं। जो पहला होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब और चौथा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो अब जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो अगर हम इसे डिफिनेशन देखें, अ वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल सी हैज़ रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुकी है। तो यहाँ पे लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल्स है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पे वर्क क्या है, वर्क है वर्ब का। ठीक है, तो इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा है टाइप्स ऑफ वर्ब, वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अ वर्ब विच हैज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राज विल लाफ, राज हंसेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यू कैन स्माइल, तुम मुस्कुरा सकते हो। तो यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप्स ऑफ वर्ब, वो क्या है, वो है लिंकिंग वर्ब। अब समझते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। वह क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट को उससे कंप्लीमेंट से जोड़ती है वह लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर इत्यादि क्या है, ये सब लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इज अ ब्रेव, यहाँ पे जो इज है वो है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो हमने लिंकिंग वर्ब के बारे में बात करी। अब बात करते हैं जो चौथा टाइप्स ऑफ वर्ब है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की काल बनाने में मदद करती है उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसे इंग्लिश में समझते हैं, द वर्ब which help in forming the tense of the main verb is called an auxiliary verb. For example, Syam has already heard this news. तो यहाँ पे has क्या है, has है auxiliary verb। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, they will provide the best service। तो यहाँ पे will क्या है, will है यहाँ पे auxiliary verb। An adverb qualify a verb, an adjective और another adverb। ठीक है, उसे हम adverb कहते हैं। अगर हिंदी में इसे समझें तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाती है, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्ट, स्लो, स्लोली, वेरी, लाउडली, साइलेंटली, बैडली, फ्लुएंटली, ट्वाइस, यस्टरडे, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं एडवर्ब के एग्जाम्पल। हम कुछ और देखते हैं एडवर्ब के एग्जाम्पल। जैसे कि जो पहला एग्जाम्पल है, दे रन स्लो, वे लोग धीरे दौड़ते हैं। तो यहाँ पे जो स्लो है वो क्या है, वो है एडवर्ब। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राम स्पीक्स लाउडली, राम जोर से बोलता है। तो यहाँ पे जो लाउडली है वो क्या है, वो है एडवर्ब। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सी वेंट देयर ट्वाइस, वह वहाँ 2 बार गई। तो यहाँ पर भी जो ट्वाइस है वो क्या है, वो भी एडवर्ब है। यहाँ पे जो स्लो, लाउडली, ट्वाइस जो एग्जाम्पल्स में ये सारे क्या हैं, ये सारे एडवर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो एडवर्ब्स के 9 टाइप्स होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, चौथा होता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, पांचवा होता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और छठा होता है एडवर्ब्स ऑफ रीजन, सातवां होता है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन और आठवां होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और नवां होता है रिलेटिव एडवर्ब। तो हम इन 9 टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होता है। तो क्रिया विशेषण का वह प्रकार जिससे क्रिया के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। मतलब यहाँ पे टाइम से रिलेटेड कुछ बातें हो रही है। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम मतलब एडवर्ब्स ऑफ टाइम का कहने का मतलब ये है कि इससे कहने कुछ न कुछ टाइम का रिलेशन है। ठीक है, इट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम का। जो पहला एग्जाम्पल है, ही कम हेयर डेली,
वह यहाँ रोज आता है, तो डेली है ना टाइम के बारे में बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज एक्सरसाइजिंग टुडे, वह आज एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है ना कब एक्सरसाइज कर रहा है, आज एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब आज के बारे में, टाइम के बारे में बताया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई सॉ हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे पिछला साल देखा था, तो यहाँ पर भी टाइम के बारे में बात हो रही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सी कम्स लेट, वह लेट आती है, तो यहाँ पे है ना टाइम के बारे में बताया जा रहा है, वो कब आती है, लेट आती है। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, है ना। हमने एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में समझा, कुछ हमने एग्जाम्पल भी समझे और उसके डेफिनेशन भी समझे कि क्या होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब दूसरा जो टाइप्स होता है एडवर्ब्स का, होता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यह क्रिया के बारंबारता का बोध कराता है, यानी क्रिया कितनी बार हुई है उसके बोध कराता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन एंड हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुंदन रेयरली गोज देयर, कुंदन है ना कभी कभी ही वहाँ जाता है, तो यहाँ पे रेयरली क्या है ना एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई ऑफन कम हियर, ऑफन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑफन है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही वेंट देयर ट्वाइस, वह वहाँ 2 बार गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बार, यहाँ फ्रीक्वेंसी बता रहा है ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्वाइस क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। जो थर्ड है, आई हैव ऑलवेज हेल्प राम, ठीक है, मैंने राम को हमेशा मदद किया, तो यहाँ पे ऑलवेज है ना, बार बार यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो हमने बात कर लिया एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं जो तीसरा है वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है, यह क्रिया का ढंग बतलाता है कि क्रिया कैसे किस प्रकार से संपन्न हुई है। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स। ठीक है, और इस जो भी हम कैसे पहचाने कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, तो उसमें जब आप क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम्पल्स में, तो अगर कैसे लगा करके पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ, तो मैं कैसे दौड़ता हूँ, तेज़ दौड़ता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे कैसे, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कैसे लगा करके, तो हमें जवाब मिल रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ फाइटिंग ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ रहा है, तो वह कैसे लड़ रहा है, वह बहादुरी से लड़ रहा है, तो हमें यहाँ पर भी जवाब मिल रहा है कैसे का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही वर्क्स हार्ड, वह बहुत मेहनत करता है, वह कैसे मेहनत करता है, वह बहुत मेहनत ज़्यादा करता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सीता वॉक्स स्लोली, सीता धीरे धीरे चलती है। तो अगर हम इसमें भी अगर सवाल पूछेंगे कि सीता कैसे चलती है, तो सीता धीरे धीरे चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें जवाब मिल रहा है। तो ये सारे चीज़ क्या है, ये सारे चीज़ एडवर्ब्स ऑफ मैनर का एग्जाम्पल्स है। तो हमने इसमें सीखा कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है और क्या एग्जाम्पल होते हैं। अब लोग जो नेक्स्ट है वो देखते हैं कि क्या है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होता है, इसे क्रिया के स्थान का बोध होता है। मतलब यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहना के मतलब कि है ना कुछ जगह से रिलेटेड है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन। और इसे पहचानने के लिए अगर आप है ना कोई भी एग्जाम्पल है वहाँ पे अगर कहाँ लगा करके सवाल पूछते हो तो आपको जवाब मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल है कम हियर, तो यहाँ पे ना यहाँ आओ, तो हम अगर सवाल पूछते हैं कि कहाँ आओ, तो यहाँ आओ, तो हमें जवाब मिला। एक और है कि गो देयर, वहाँ जाओ, तो कहाँ जाओ, तो वहाँ जाओ, हमें है ना जवाब मिल रहा है। एक और है कि सिट आउटसाइड, बाहर बैठो, कहाँ बैठो, बाहर बैठो, तो यहाँ पर भी हमें जवाब मिल रहा है। हम अगर कहाँ है ना क्वेश्चन में लगा कर पूछ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हुआ। ठीक है, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, इससे बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, एन एक्शन और एन एडवर्ब। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे हमें पहचानना है कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है या नहीं, तो हम एग्जाम्पल्स में अगर हम कितना या कितनी लगा करके पूछेंगे तो हमें उसका जवाब मिलेगा। जैसे कि आई एम वेरी हैप्पी, तो मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं कितना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सवाल पूछ रहे हैं कितना लगा करके, तो हमें जवाब मिल रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव टू मच फन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कुंदन हार्डली नो एनीथिंग अबाउट मैथ। ठीक है, ये सारे चीज़ क्या है, सारी चीज़ है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने इसमें समझा कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होता है और हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, अब बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन का। एडवर्ब्स ऑफ रीजन क्या होता है, यह क्रिया का कारण बताता है। इट टेल अस द रीजन ऑफ एन एक्शन। मतलब है ना कुछ भी चीज़ है कारण की, अगर कोई काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कोई भी एक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे कारण बताया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं,
देयरफॉर शी लेफ्ट द क्लास, इसलिए उसने क्लास छोड़ दी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देयरफॉर से पहले कोई सेंटेंस है तो यहाँ पे कुछ कारण है। ठीक है, यहाँ पे एक और सेंटेंस देखते हैं, दस ही बिकम एंग्री, आई वॉज हंग्री सो आई एट पिज़्ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कारण बताया जा रहा है इस सेंटेंस में, तो ये क्या है, ये है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। ये क्या होता है, यह नकारात्मक या स्वीकारात्मक भाव व्यक्त करते हैं। अ वर्ड विच डिक्लेयर ट्रू स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट, मतलब सही और गलत है ना, जहाँ पे बोध हो उस सेंटेंस में, उसे हम एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन कहते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं, यू आर श्योरली मिस्टेकन, यहाँ पे जो श्योरली है वो क्या है, वो है निगेशन एंड अफर्मेशन का एग्जाम्पल। एक और देखते हैं, आई एम नॉट कमिंग, यहाँ पर भी जो नॉट है वो भी है निगेशन एंड अफर्मेशन का एग्जाम्पल। एक और देखते हैं, ही इज सर्टेनली रॉन्ग, है ना, इसमें सर्टेनली है वो है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे जो डेफिनेटली है वो भी क्या है, वो है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन का एग्जाम। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और समझे कि क्या होता है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। ठीक है, अब लोग जो अगला देखते हैं वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव कहने के मतलब है कि है ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं कि क्या होता है, वह क्रिया विशेषण जिसका प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे इंग्लिश में समझते हैं, द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स यूज टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब, मतलब कि जब भी क्वेश्चन पूछने के लिए है ना सेंटेंसेस का यूज किया जाए तो हम उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो यहाँ पे है ना हाउ यूज कर रहे हैं कि आप कैसे हो, तो यहाँ पे जो हाउ है वो क्या है, वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, वेयर इज कुंदन, कुंदन कहाँ है, तो यहाँ पे जो वेयर है वो क्या है, वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। एक और देखते हैं एग्जांपल, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं, तो हाउ मच यहाँ पे है ना सवाल पूछने के लिए यूज किया जा रहा है, तो जो हाउ मच है वो क्या है, वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एक और देखते हैं, व्हेन डिड सी गेट अप, वह कब उठती है, तो यहाँ पे जो व्हेन है वो क्या है, वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो हमने इसमें देखा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होता है और हमने कुछ एग्जांपल देखा। अब हम लोग देखते हैं जो लास्ट है एडवर्ब्स का टाइप, वो है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, वह क्रिया विशेषण जो वाक्य को जोड़ती है संबंधवाचक क्रिया कहलाती है, क्रिया विशेषण कहलाती है, मतलब कि कोई भी सेंटेंस को जो जोड़ रहा है उसे हम लोग रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। हम इसे इंग्लिश में समझते हैं, एडवर्ब यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर आर कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। एग्जाम्पल समझते हैं, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव, यह वही घर है जहाँ पे वह रहता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि आप सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है और उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वेयर। ठीक है, तो वेयर क्या है, वो है रिलेटिव एडवर्ब। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई नो द टाइम ही कम, मैं जानता हूँ कि वह कब आया, तो यहाँ पे व्हेन हम लोग यूज कर रहे हैं है ना दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे जो व्हेन है वो क्या है, वो है रिलेटिव एडवर्ब। एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द कॉलेज वेयर माई फ्रेंड हैज़ स्टडीज, यह वही कॉलेज है जहाँ मेरा दोस्त पढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोग वेयर यूज कर रहे हैं, तो वेयर क्या है, वेयर है रिलेटिव एडवर्ब। तो हम बात करें कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो जो शब्द वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इन सेंटेंस कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता खूबसूरत है, तो यहाँ पे जो सीता है नाउन है और ब्यूटीफुल है क्वालिफाई कर रहा है नाउन को कि सीता कैसी है, सीता ब्यूटीफुल है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, कुंदन इज टॉल, कुंदन लंबा है, कुंदन कैसा है, कुंदन लंबा है, तो यहाँ पे जो कुंदन है नाउन है और है ना जो टॉल है वो क्वालिफाई कर रहा है नाउन को कि है ना कुंदन कैसा है, टॉल है, तो यहाँ पे जो टॉल हुआ ये हुआ एडजेक्टिव। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक है कि अंकिता इज थिन, अंकिता पतली है, तो अंकिता कैसी है, अंकिता पतली है, तो यहाँ पे जो थिन होगा वो होगा एडजेक्टिव, क्योंकि जो है ना थिन है वो क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, अंकिता को क्वालिफाई कर रहा है कि अंकिता कैसी है, थिन है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि एडजेक्टिव क्या होता है, कुछ एग्जांपल हमने देखे। अब हम लोग बात करते हैं कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, तो एडजेक्टिव के 10 टाइप होते हैं। जो पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये 10 टाइप्स है और हम इस वीडियो में हम सारे 10 जो भी 10 हैं उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं और एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं।
तो जो सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? वैसा विशेषण जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग्स कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, कुंदन इज अ गुड बॉय। कुंदन अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो गुड है, ठीक है, वो गुण बता रहा है कुंदन के बारे में कि कुंदन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो गुड होगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज अ रेड पेन। यह लाल कलम है। यह जो कलम है वो कैसा है, रेड है, ठीक है, लाल है। तो यहाँ पे कलम के बारे में ना गुण बताया जा रहा है। ठीक है, एक कैसा कलम है, रेड कलम है। तो यहाँ पे जो रेड होगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव अ ब्लू शर्ट। मेरे पास ब्लू शर्ट है। मेरे पास कैसा शर्ट है, मेरे पास ब्लू शर्ट है। तो यहाँ पे जो ब्लू होगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज अ फैट। वह मोटा है। वह कैसा है, वह मोटा है। ठीक है, तो हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देख ली। अब देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, वैसे विशेषण जिससे मात्रा का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट शो द क्वांटिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड क्वांटिटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही हैज इनफ मनी। उसके पास काफी पैसा है। तो यहाँ पे जो इनफ है वो क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है ना, उसके पास कितना पैसा, उसके पास काफी पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनफ होगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव सम गोल्ड। मेरे पास कुछ सोना है। मेरे पास कितना सोना है, कुछ सोना है। तो यहाँ पे जो सम है वो भी क्या है, वो है क्वांटिटी बता रहा है। तो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक और एग्जांपल देखते हैं। द होल मनी इज यूजलेस। पूरा पैसा है ना, उसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। तो यहाँ पे जो होल है वो क्या है, वो भी है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने समझा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, उसके बाद हमने एग्जांपल से भी समझा कि क्या होता है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मतलब नंबर कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे ना कुछ नंबर से रिलेटेड बातचीत होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। वैसा विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शो द नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नो, फ्यू, ऑल, सम, एटसेट्रा। ये सारे क्या है, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कुछ हम लोग एग्जाम्पल में यूज करके देखते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है कि वी हैव 2 legs। हमारे पास 2 legs है, 2 पैर है। तो यहाँ पे 2 क्या है, ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पे नंबर के बारे में बात की जा रही है कि कितने पैर हैं, 2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज 3 फोन। उसके पास 3 फोन है। उसके पास कितने फोन है, 3। तो यहाँ पे जो 3 हुआ वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि ये नंबर के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इससे नंबर पता चलता है कि कितने फोन है उसके पास, तो 3 फोन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सीता हैज 10 एप्पल। सीता के पास 10 सेब है। सीता के पास कितने सेब है, 10 सेब। तो यहाँ पे जो 10 है ये भी नंबर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो 10 हुआ वो हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में समझा। अब अगला जो टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब किसी को है ना सूचित करने के लिए, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए जब हम यूज करते हैं तब हम उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन। यह कलम मेरी है। तो यह किसकी कलम है, मेरी कलम है। तो यहाँ पे जो दिस हुआ वो पॉइंट आउट किया जा रहा है ना, किसी पर्सन की तरफ। ठीक है, यह किसी कलम है, यह मेरी कलम है। तो यहाँ पे जो दिस होगा वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई डिड नॉट लाइक दैट मैन। मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता। तो मैं किस व्यक्ति को पसंद नहीं करता, मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता। यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं ना किसी पर्सन की ओर। तो यहाँ पे जो दैट होगा है ना, वो क्या होगा, वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस मैन इज हंग्री। यह आदमी भूखा है। तो कौन आदमी भूखा है, यह आदमी, है ना। हम किसी व्यक्ति की तरफ पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि यह व्यक्ति भूखा है। तो यहाँ पे जो दिस होगा वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
तो हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में समझा। अब समझते हैं कि अगला जो टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का कहने का मतलब है कि यहाँ पे अधिकार के बारे में बातचीत होगा, है ना, पजेशन के बारे में बात किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बतलाने के लिए किया जाता है वह पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है। तो यह किसकी किताब है? मेरी किताब है। तो एक है ना अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है कि ये किसका किताब है? मेरी। ठीक है, यहाँ पे अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। दैट इज योर पेन, यह आपकी कलम है। ठीक है, तो यह किसकी कलम है? आपकी कलम है ना, किसी के बारे में ना अधिकार बताया जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। दीज आर आवर टॉयज, यह हमारी खिलौने हैं। यह किसके खिलौने हैं? यह हमारी खिलौने हैं। तो हमारे बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी पोजीशन के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे जो आवर होगा वो क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो हमने पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं जो अगला टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैड अ पेन। यहाँ पे ईच के बाद जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है? नाउन है। ठीक है, तो स्टूडेंट के पहले क्या लगा हुआ है? ईच। तो जो ईच होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल देखते हैं। एवरी बॉय ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे एवरी के बाद क्या लगा हुआ है? बॉय लगा हुआ है। और बॉय क्या है? बॉय है नाउन। तो यहाँ पे जो एवरी होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल देखते हैं। आइदर बॉय इज लाइंग, नाइदर पेन राइट वेल। तो इस सेंटेंस में आइदर और नाइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि आइदर के बाद क्या लग रहा है? बॉय। और बॉय क्या है? बॉय है नाउन। और नाइदर के बाद लग रहा है पेन्स। पेन्स भी क्या है? नाउन है। तो ये जो दोनों है आइदर और नाइदर, वो दोनों है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझा। आप समझते हैं अगला जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव कहने का मतलब ये कि यहाँ पे है ना क्वेश्चन पूछने से रिलेटेड होगा। ठीक है, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसे हम प्रश्नवाचक विशेषण भी कहते हैं। द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इन सेंटेंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, व्हिच पेन इज ब्लैक, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो व्हिच है वो क्या है? वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो हुज है वो क्या है? वो होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल देखते हैं। विच कार इज योर, तो यहाँ पे जो विच है वो क्या है? वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव समझा। आप समझते हैं अगला टाइप्स ऑफ जो एडजेक्टिव है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि इंडियन, इंडिया से बना हुआ है इंडियन, कनाडा से बना हुआ है कैनेडियन, जापान से बना हुआ है जापानीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं आई एम इंडियन। यहाँ पे जो इंडियन है वो क्या है? वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज ए कैनेडियन स्टूडेंट। यहाँ पे जो कैनेडियन है वो क्या है? वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमने प्रॉपर एडजेक्टिव समझा। अब जो अगला टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है वो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किसी वाक्य में है ना किसी नाउन पर विशेष प्रभाव डालने के लिए, दबाव डालने के लिए किया जाता है उसे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड टू एम्फेसाइज द नाउन दे मॉडिफाई आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एम्फेथेटिक एडजेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई सा हिम विथ माई ओन आई, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। ठीक है, अब किसकी आंखों से देखा? अपनी आंखों से। तो हम यहाँ पे है ना दबाव डाल रहे हैं। किसकी आंखों से देखा? अपनी आंखों से देखा। तो यहाँ पे जो ओन होगा वो होगा क्या है? वो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज हिज ओन आइडिया, या किसकी आइडिया है? या उसकी आइडिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आइडिया पे है ना और दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, यह उसकी आइडिया है। तो जो ओन यहाँ पे होगा ओन क्या है? वो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द सेम बुक आई वॉन्टेड, मैं यही किताब को चाहता था। ठीक है, मैं इसी तरह किताब चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेम है वो क्या है? वो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, क्योंकि हम इस बुक को है ना, किस बुक को हम चाहते थे? यही बुक को, है ना, हम एम्फेसाइज कर रहे हैं बुक को।
क्योंकि बुक यहाँ पे नाउन है और हमने यहाँ बात किया कि है ना, जब किसी सेंटेंस में नाउन पर दबाव डाला जाता है तब हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमने एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव समझा और कुछ एग्जांपल देखे। अब जो अगला टाइप्स है वो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होता है? जब वर्ड का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ मास्टरपीस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। ठीक है, व्हाट अ फाइन डे। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस आप देख रहे हो इसमें जो वर्ड लगा हुआ है ये सारे क्या है? ये सारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। मतलब कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और ये रिलेशन शो करता है दूसरे वर्ड के साथ। ठीक है, दूसरे वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो ऑन है वो प्रीपोजिशन है और हमने बात किया कि नाउन और प्रोनाउन के पहले जो आते हैं प्रीपोजिशन जो आते हैं नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं। तो यहाँ पे जो द टेबल है वो क्या है? वो नाउन है और उसके पहले प्रीपोजिशन लगा है ऑन। और ऑन क्या कह रहा है? ऑन रिलेशन शो कर रहा है द बुक के साथ। जैसे कि अगर हम यहाँ से प्रीपोजिशन हटा दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? द बुक इज द टेबल। किताब है ना, द बुक इज द टेबल, किताब टेबल है, मतलब कोई मतलब ही नहीं बन रहा। तो इसलिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं ताकि दोनों का रिलेशन है ना बताए। ठीक है, जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल पे है, तो यहाँ पे ऑन का यूज हुआ। और ऑन क्या है? ऑन है प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि है कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पे जो टू है वो क्या है? वो प्रीपोजिशन है, क्योंकि राम और स्कूल के बीच का रिलेशन बता रहा है। अगर हम यहाँ से टू हटा दे, राम इज गोइंग स्कूल, मतलब जो सेंटेंस है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है वो है टू। एक और सेंटेंस देखते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडर है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। बिल्ली टेबल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडर है वो प्रीपोजिशन है। अब हम लोग और देखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। हम लोग समझ लिया कि क्या होता है प्रीपोजिशन। अब हम लोग जानते हैं यूज ऑफ एट का। एट भी प्रीपोजिशन है और हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं एट का। तो जो सबसे पहला प्रयोग है एट का, वह एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले में के अर्थ में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर लिव एट रामपुरी। रामपुरी एक गाँव है, छोटा गाँव है। ठीक है, तो मेरा भाई रामपुरी में रहता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ऐड का प्रयोग करेंगे जब हम लोग छोटे प्लेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, आई लिव एट दरभंगा, मैं दरभंगा में रहता हूँ। तो दरभंगा एक छोटा शहर है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड का यूज कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी छोटा शहर हो या छोटा जगह के बारे में हम बात करें तो हम उससे पहले ऐड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमने पहला बात कर लिया कि जो पहला यूज होता है ऐड का। अब दूसरा ऐड का प्रयोग देखते हैं। ऐड का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, ही विल टीच एट 10 o'clock, वह 10 बजे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समय से पहले हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एट यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल रिच देयर एट 5 AM, मैं वहाँ 5 बजे पहुँचूंगा। ठीक है, तो है ना, समय से पहले हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एट यूज कर रहे हैं। जब भी आपको समय के बारे में बात करना हो तो उससे पहले एट लगाते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही केम एट 6 o'clock, वह 6 बजे आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या समय से पहले क्या लगा रहे हैं? ऐट लगा रहे हैं। ओके, तो हमने बात कर ली जो सेकेंड जो यूज होता है ऐट का, उस समय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं? ऐट लगाते हैं। अब बात करते हैं जो तीसरा यूज है ऐट का, वो है कि ऐट का प्रयोग समय सूचक शब्दों से पहले होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एट नाइट, एट नून, एट डॉन, एट आफ्टर, एट मिडनाइट, है ना, इस सारे जो भी हैं जो समय बताता है उससे पहले हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमने तीसरा यूज बात कर लिया। अब बात करते हैं जो चौथा यूज है ऐड का, वो है कि ऐड का प्रयोग कीमत, दर, चाल की दर को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क सेल एट 22 रुपीज लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे रेट के बारे में बात किया जा रहा है, तो रेट से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? ऐट लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही गॉट दैट बुक एट ₹50। तो यहाँ पर भी है ना, प्राइस के पहले हमने बात किया कि ऐट लगाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 km/h। यहाँ पे स्पीड के बारे में बात हो रही है, तो हमने यहाँ बात किया कि स्पीड के पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं? ऐट लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एट 80 km/h लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने चौथा यूज के भी बारे में बात कर लिया कि ऐट का
यूज होता है। अब बात करें जो पांचवा यूज होता है ऐट का, वो होता है कि ऐट का प्रयोग एज को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ 80। तो यहाँ पे जो ऐट है, ठीक है, यहाँ पे एज के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे एज के जब भी बात किया जाए उससे पहले हम लोग लगाते हैं ऐट लगाते हैं। ठीक है, तो हमने ऐट का यूज इसमें समझा। अब हम लोग देखते हैं कि इनका कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला यूज है इनका, कि इनका प्रयोग बड़े स्थान जैसे शहर, महादेश, राज्य, महानगर आदि के नामों से पहले होता है। हमने जो पहले ऐट का प्रयोग किया था छोटे जगह के लिए यूज किया था, लेकिन जब हम इन का प्रयोग करेंगे तब हम बड़े बड़े है ना जगह के लिए यूज करेंगे, जैसे कि कॉन्टिनेंट हुआ, है ना, बड़ा शहर हुआ, देश हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक देश है, तो उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया इज इन एशिया। तो एशिया क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहले ही बात कर चुके हैं कि कॉन्टिनेंट के पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। एक और देखते हैं, मोहन लिव्ड इन केरला। केरला क्या है, एक राज्य है, ठीक है, एक स्टेट है, तो स्टेट के पहले भी क्या लगेगा, इन लगेगा। एक और देखते हैं, माई फ्रेंड लिव्स इन पटना। मेरा दोस्त पटना में रहता है। तो पटना एक बड़ा शहर है। ठीक है, तो हमने बात किया कि जब भी बड़ा शहर के बारे में, है ना, कॉन्टिनेंट के बारे में बात किया जाए तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, माई फ्रेंड्स लिव्स इन पटना, क्योंकि जो पटना है वो बड़ी शहर है। ठीक है, तो हमने पहला देखा कि क्या यूज होता है इनका। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा यूज होता है इनका, कि इनका प्रयोग स्थायी कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर इज इन पुलिस। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज इन एजुकेशन। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज इन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या, किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो हमने दूसरा भी यूज देखा इनका। अब देखते हैं जो तीसरा यूज है वो कहाँ यूज करेंगे हम इनका। इनका प्रयोग अवधि समय सूचक शब्दों के पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, महीनों के नाम के पहले होता है, जैसे कि इन जनवरी, इन फेब्रुअरी, इन दिस मंथ, इन दिस वीक, इन अ वीक। ये सारे जो भी है ना समय, ड्यूरेशन, इस सारे के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, इनका लगाते हैं, इनका इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और हम लोग जो भी वेदर होते हैं ऋतु के नाम के पहले भी लगाते हैं, जैसे कि इन दिस सीजन, इन द समर, इन द विंटर, इन द स्प्रिंग। ठीक है, इस सारे के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और हम लोग साल के नाम के पहले भी यूज करते हैं, जैसे कि इन 1999, इन द ईयर ऑफ 1942, इन 2001, इन दिस सेंचुरी, इन द ईयर ऑफ 1993। इस सारे के पहले हम लोग इन का प्रीपोजिशन यूज करते हैं। और है ना, कोई एज का पहले भी यूज करते हैं, जैसे कोई होता है ना, जैसे विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, तो इसके पहले भी हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे कि इन द विक्टोरियन एज, इन द एलिजाबेथन एज। ठीक है, इन सारे के पहले हम लोग क्या करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो हमने देख लिया कि तीन तरीके अब तक हमने देखा कि कहाँ कहाँ इनका यूज करेंगे। ठीक है, अब जो चौथा है, जो नहीं, इनका हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं ऑन का, कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का। ठीक है, हमने इससे पहले दो प्रीपोजिशन के बारे में बात की, ऐट और इन। अब बात करते हैं ऑन प्रीपोजिशन का कहाँ यूज करते हैं। जो ऑन का प्रयोग है स्थान स्पर्श के भाव को व्यक्त करने के लिए, है ना, पर के अर्थ में होता है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ है, तो कोई भी सरफेस है, उस पर अगर कोई भी चीज़ टच कर रहा है, कवर कर रहा है, तो उस सेंस में हम लोग क्या, ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग ऑन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो बुक्स है वो टेबल को कवर कर रहा है, सरफेस को कवर कर रहा है, इसलिए हम लोग ऑन का यूज करेंगे। टच कर रहा है ना, जो टेबल पे बुक है वो टच कर रहा है, तो कोई भी चीज़ है ना, कोई चीज़ को कवर करे या कोई सरफेस को टच करे, उस सेंस में हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो भी स्टैंड खड़ा है वहाँ छत पे, वो स्पेस को, है ना, सरफेस को कवर कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। एक और देखते हैं, ही वॉज गोइंग टू स्कूल ऑन मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने पहला देखा कि कहाँ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं ऑन का। अब जो दूसरा प्रयोग है ऑन का, कि ऑन का प्रयोग को पर के अर्थ में समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है, मतलब निश्चित भाव को, है ना, बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी सर्टेन टाइम को, है ना, अगर डिनोट करना है तब उस समय हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन
द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, ऑन द सेम नाइट, ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी। ठीक है, ये सारे है ना एक निश्चित समय है, उसको जब हमको डिनोट करना हो तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने ऑन का जो दूसरा यूज होता है उसके बारे में बात किया। अब बात करें जो तीसरा जो है हम लोग ऑन का कहाँ यूज कर सकते हैं। ऑन का प्रयोग विषय संबंध के अर्थ में होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये बुक इंग्लिश ग्रामर पे है। ठीक है, तो जो बुक है किससे रिलेटेड है, किससे है ना, किसके बारे में बात कर रहा है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस बुक इज ऑन कबीरदास। ठीक है, जो बुक है किन के बारे में है, किन के विषय में है, तो कबीरदास के बारे में है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग और देखते हैं ऑफ का प्रयोग। ऑन का हम लोग देख लिया कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। 3 तरीके हमने देखे कि जहाँ जहाँ हम लोग ऑन यूज करते हैं। अब हम लोग बात करें जो चौथा प्रीपोजिशन है वो ऑफ का है। ठीक है, ऑफ का हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ऑफ का प्रयोग का के की के अर्थ में संबंध या अधिकार को भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, तब हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम इज द सन ऑफ दशरथ, राम दशरथ के बेटा है। तो यहाँ पर भी है ना रिलेशन बता रहा है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। एक और देखते हैं, दिस इज द लेग ऑफ टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ऑफ का हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, हमने पहला देख लिया। अब बात करते हैं जो दूसरा है ऑफ का प्रयोग, कि ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गया। तो वह कैसे मर गया, बुखार से मर गया। तो कोई है ना कारण अगर हमें बताना हो तो उस सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज किया है ऑफ, हिज डाइड ऑफ फीवर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया। तो यहाँ पर भी क्या प्रयोग करेंगे, वह का प्रयोग करेंगे, सॉरी ऑफ का प्रयोग करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क, उसकी पत्नी काम से उब गई है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। और यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु है ना बीमारी से, भूख प्यास से, दुख से, शर्म के कारण होती है, तो उस सेंस में हम लोग क्या डाइड के बाद क्या लगाते हैं, ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही डाइड ऑफ कोलेरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया। ठीक है, क्योंकि कोलेरा एक बीमारी है, तो हमने यहाँ पे सीखा कि बीमारी के बाद कोई भी है ना जो है वो ऑफ का प्रीपोजिशन यूज होता है। ठीक है, एक और हम लोग देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु घाव से या ओवर ईटिंग या ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग से होता है, तो हम लोग डाइड के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सी डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, तो यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, और हमने पीछे देखा था कि है ना अगर मृत्यु से या कोई बीमारी से मृत्यु हो तो उस सेंस में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर है ना कोई घाव, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग इस सेंस में हो तो हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। ठीक है, एक और देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या व हिंसा के कारण होती है तो डाइड के बाद बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड बाय वायलेंस, सी डाइड बाय सुसाइड। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। एक और देखते हैं कि अगर यदि कोई व्यक्ति अपने देश को अपने विश्वास के लिए मर जाता है तो डाई के बाद हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोल्जर डाई फॉर हिज कंट्री, सी डाइड फॉर हर बिलीफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक और हम लोग देखते हैं इसमें कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध के मैदान में या बिस्तर पर होती है तो डाइड के बाद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड इन बैटल, ही डाइड इन हिज बेड। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, डाइड के बाद इन का प्रीपोजिशन यूज किया, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। मतलब कंजक्शन क्या है, कंजक्शन जोड़ने के काम करती है, जैसे कि ना दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करती है, फ्रेजेस को जोड़ने के काम करती है, क्लॉजेस को जोड़ने के काम करती है, सेंटेंसेस को जोड़ने के काम करती है। ठीक है, और जब हम है ना क्लॉजेस को कंजक्शन को जोड़ने के लिए जैसे कि एंड, बट, सो, फॉर, वाइल, वेन और एज वेल एज एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं जब किसी चीज़ को है ना दो चीज़ को जोड़ना होता है, जैसे कि वर्ड्स को जोड़ना होता है, सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो ये सारे चीज़ हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई लाइक ब्रेड एंड बटर,
मैं ब्रेड और बटर पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर को एंड क्या कर रही है, जोड़ रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो एंड है वो कंजक्शन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो यहाँ पे जो एंड है वो वाटर और लैंड को दोनों को जोड़ने के काम कर रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एंड क्या होगा, कंजक्शन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई नो दैट सी इज इंटेलिजेंट। आई नो सी इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे जो दैट यहाँ पे लगा हुआ है ये दोनों चीज़ों को जोड़ रहा है। आई नो दैट सी इज इंटेलिजेंट, मैं जानता हूँ कि वह इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो दैट है वो क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। तो हमने कंजक्शन के बारे में देखा कि कंजक्शन क्या होता है और हमने कुछ एग्जांपल्स देखा। अब हम लोग देखते हैं कि कंजक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो कंजक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। जो पहला है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जिस कंजक्शन के द्वारा समान श्रेणी के शब्दों एवं वाक्यों को जोड़ा जाता है वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। हम इसे इंग्लिश में समझते हैं, द कंजक्शन बाय विच द वर्ड और सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक आर ज्वाइंट टुगेदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो यहाँ पे जो बट है वो क्या कर रहा है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। एक और है, सी राइट्स रैपिडली एंड ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे जो एंड है वो भी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एग्जाम्पल है। एक और देखते हैं, मोहन इज ए गुड बट हिज फ्रेंड इज बैड। तो यहाँ पे जो बट यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का है। और हम लोग जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि एंड, बट, और, नॉर, एट, टू, सो, एज वेल एज, ओनली, देन, देयरफॉर, नो, less than, otherwise, else, either, or, neither, nor, both, and, not only, but, also, etc. ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के उदाहरण। जब भी हम इन सारे चीज़ों को है ना 2 सेंटेंस या 2 वर्ड्स के बीच में इनका यूज करेंगे तब हम वो क्या करेंगे, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। हमने अभी समझा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। जो पहला होता है वो होता है क्युमुलेटिव या कोपलेटिव, दूसरा होता है अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव, तीसरा होता है एडवर्सिटिव और चौथा होता है इलेटिव, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहला जो पार्ट है इसका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का वो है क्युमुलेटिव और कोपलेटिव। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये है क्या। ऐसे कंजक्शन से 2 सेंटेंस या फैक्ट्स को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, उन्हें हम क्युमुलेटिव या कोपलेटिव कहा जाता है, कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग जोड़ने के लिए क्या क्या का प्रयोग करते हैं, एंड, आल्सो, टू, नाउ, नॉट लेस देन, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट आल्सो, बोथ इत्यादि। ये सारे चीज़ क्या है, क्युमुलेटिव और कोपलेटिव कंजक्शन के उदाहरण हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग सेंटेंस के बीच में या वर्ड्स के बीच में यूज करेंगे जब हमें पहचानना होगा कि क्युमुलेटिव है या है ना कौन सा कंजक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे है कि यू आर रिच एंड आई एम पुअर। तो यहाँ पे जो एंड लगा हुआ है वो है क्युमुलेटिव और कोपलेटिव, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सोनी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोथ है वो क्या है, वो क्युमुलेटिव कंजक्शन है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे एज वेल एज क्या है, क्युमुलेटिव कंजक्टिव है ना, कंजक्शन है, ठीक है। हमने बात कर लिया क्युमुलेटिव कंजक्शन के बारे में। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शन क्या होता है। ऐसे कंजक्शन के द्वारा 2 कथनों के बीच अल्टरनेटिव या चॉइस ऑफर किया जाता है, उन्हें हम अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग यूज करने के लिए क्या क्या वर्ड्स को यूज करेंगे, जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, और, अदरवाइज, एल्स, है ना। ये सारे चीज़ों को हम लोग है ना यूज करेंगे। ये सब सारे क्या है, अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजक्शन के उदाहरण है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी। तो यहाँ पे आइदर और यह क्या है, यह है अल्टरनेटिव कंजक्शन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नाइदर ए बोरोवर नॉर अ लेंडर भी। तो यहाँ पे नाइदर और नॉर क्या है, वो है अल्टरनेटिव कंजक्शन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मेक हैस्ट और यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे जो और है वो क्या है, वो है अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो हमने बात कर लिया कि अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो तीसरा टाइप्स है वो होता है एडवर्सिटिव। एडवर्सिटिव कंजक्शन क्या होता है, ऐसे कंजक्शन 2 कथनों में से एक दूसरे का विरोध व्यक्त करते हैं, उन्हें हम एडवर्सिटिव कंजक्शन कहते हैं। और इसमें हम लोग
यूज करने के लिए बट का यूज करते हैं, स्टिल, इट, हाउएवर, व्हाइल, वेयर एज, ओनली एक्सेट्रा। ये सारे चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ एडवर्सेटिव कंजंक्शन का उदाहरण है। इन सारे चीज़ों को हम लोग सेंटेंस या वर्ड के बीच में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट एंग्री बट आई केप्ट क्वाइट। तो यहाँ पे जो बट है वो क्या है, वो है एडवर्सेटिव, क्योंकि एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आई फेल्ट एंग्री, तो यहाँ पे एंग्री भी था, यहाँ पे है ना चुप भी था, है ना, दोनों आपस में विरोध है ना, विरोधाभास है, इसलिए यहाँ पे बट लग रहा है और यह है एडवर्सेटिव कंजंक्शन का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ वेरी पुअर स्टिल हिज कॉन्टेंट। तो यहाँ पे जो स्टिल है वो क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। एक और देखते हैं, मोहन इज रिच वाइल हिज ब्रदर इज पुअर। तो यहाँ पे जो वाइल है वो क्या है, वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन का एग्जाम्पल। तो हमने तीसरा टाइप देख लिया। अब देखते हैं जो चौथा टाइप है वो है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, ऐसे कंजंक्शन जिसका निष्कर्ष या फल बताने के लिए प्रयोग किया जाते हैं उन्हें हम इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग देयरफॉर, सो, फॉर, देन, हेंस इत्यादि है ना, ये सब इलेटिव कंजंक्शन के उदाहरण है। इन सारे चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस या वर्ड्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फाउंड रॉबिंग सो ही वॉज अरेस्टेड। तो यहाँ पे जो सो है वो क्या है, वो है इलेटिव कंजंक्शन। वह चोरी करते पकड़ा गया इसलिए उसे अरेस्ट किया गया। ठीक है, सो यहाँ पे सो लगा रहा है, हम लोग है ना बता रहे हैं कि उसे चोरी करते हुए पकड़ा गया। ठीक है, इसीलिए उसे अरेस्ट किया गया, है ना, कारण बता रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैव नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स हेंस यू कैनॉट बी एडमिटेड। तो यहाँ पे जो हेंस है वह है इलेटिव कंजंक्शन का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सी डिड नॉट वर्क सो सी फेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सो है वो क्या है, वो है इलेटिव कंजंक्शन का एग्जाम्पल। तो हमने जो भी 4 टाइप्स था हमने सारे चीज़ पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाले 2 क्लॉज को जो कंजंक्शन जोड़ता है वह सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में 2 वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए वो होते हैं, जैसे कि दैट, सो दैट, इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, टिल, बिफोर, आफ्टर, सो लॉन्ग एज, बिकॉज, वाई, वेयर, व्हेन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के उदाहरण। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। हमने अभी समझा कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 9 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है टाइम होता है, फिर दूसरा प्लेस, तीसरा कॉज और रीजन, चौथा कंडीशन, पांचवा पर्पस, छठा रिजल्ट और इफेक्ट, सातवां होता है कंपैरिजन, आठवां होता है कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, और नौवां होता है एक्सटेंट और मैनर। ठीक है, तो ये 9 टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, और हम आने वाले आगे हम सारे है ना डिटेल में समझने वाले हैं 9 टाइप्स का। तो जो सबसे पहला है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो पहला टाइप्स होता है वो होता है टाइम। टाइम क्या है, टाइम कंजंक्शन का प्रयोग समय का महत्व बताने के लिए किया जाता है, और इसमें हम लोग व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज लॉन्ग एज सुन एज, टिल, अनटिल एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, ये सब टाइम कंजंक्शन के उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ मैन ऑफ 2 हेड व्हेन आई वाज वॉकिंग। ठीक है, मैंने 2 सर वाले आदमी को देखा जब मैं टहल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन क्या है, व्हेन है टाइम कंजंक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये है टाइम कंजंक्शन का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट ओपन द डोर अनटिल आई टेल यू टू डू सो। तो यहाँ पे जो अनटिल है वो भी क्या है, वो है टाइम कंजंक्शन। ठीक है, ये टाइम के बारे में बता रहा है। एक और देखते हैं, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिफोर है, बिफोर क्या है, वो है टाइम कंजंक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने समझा कि टाइम कंजंक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने सारे एग्जाम्पल समझा। ठीक है, जो अब अगला टाइप्स है वो है प्लेस। ठीक है, सो इस कंजंक्शन का प्रयोग स्थान बताने के लिए किया जाता है। ये ऐसे हमें समझ में आ रहा है कि है ना प्लेस मतलब कि कुछ प्लेस से रिलेटेड होगा, कुछ है जगह के बारे में होगा। और यहाँ पे हम लोग वेयर, वेंस, वेनेवर है ना इत्यादि, ये सारे चीज़ क्या है, प्लेस कंजंक्शन के उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो वेयर ही लिव्स। तो यहाँ पे जो वेयर है वो है प्लेस कंजंक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, एक और देखते हैं, गो वेयर यू लाइक। ठीक है, गो वेयर एवर यू लाइक। तो यहाँ पे जो वेयर एवर है वो क्या है, वो है प्लेस कंजंक्शन का एग्जाम्पल। एक और देखते हैं, सी नेवर टोल्ड अस व्हेन
शी हैड कम। यहाँ पे जो वेंस होता है, वेंस का मतलब होता है जहाँ से, ठीक है, इसका हिंदी होता है जहाँ से। तो यहाँ पे जो वेंस है ये क्या है, वो प्लेस कंजंक्शन का एग्जाम्पल। तो हमने समझा कि प्लेस कंजंक्शन क्या होता है और प्लेस कंजंक्शन के हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है। अब हम लोग जो तीसरा टाइप्स होता है वो होता है कॉज और रीजन, ठीक है। इस कंजंक्शन का प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है और इसमें हम लोग बिकॉज, सिंस, एज, इन ये सारे चीज़ क्या है, कॉज और रीजन कंजंक्शन के उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल्स, आई लाइक हर बिकॉज शी इज़ लेबोरियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिकॉज है वो क्या है, वो है ना कंजंक्शन कॉज और रीजन कंजंक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कारण बताया जा रहा है। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वह मेहनती है, तो यहाँ पे है ना कारण बताया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल बाई अ कार सिंस माई वाइफ डिज़ायर इट, ठीक है। तो यहाँ पर भी कारण बताया जा रहा है, इसमें यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं सिंस का। एक और देखते हैं, टेक अ रेस्ट एज यू आर टायर्ड, तो यहाँ पर भी हम लोग एज कारण बताने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉज और रीजन कंजंक्शन का एग्जाम्पल। तो हमने समझा तीसरा जो टाइप्स होता है कॉज और रीजन, उसके बारे में हमने समझा और उसका एग्जाम्पल्स भी देखा। अब लोग बात करते जो चौथा होता है, चौथा है कंडीशन, और इस कंजंक्शन का प्रयोग शर्त बताने के लिए किया जाता है और इसमें हम लोग इफ़, एज इफ़, ओनली इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड, वेदर एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, सारे कंडीशन कंजंक्शन के उदाहरण हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि है कि पहला है कि आई विल गिव यू अ फ्रीडम इफ़ यू गिव मी ब्लड, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा अगर तुम मुझे खून दोगे। तो यहाँ पे है ना कंडीशन रखा जा रहा है और यहाँ पे हम लोग रखने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, इफ़ यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, इफ़ है कंडीशन कंजंक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई विल इन्हांस योर सैलरी प्रोवाइडेड योर वर्क सिंसियरली, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोवाइडेड है वो क्या है, वो है कंडीशन कंजंक्शन के एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू कांट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अनलेस भी क्या है, यह है कंडीशन। इस सेंटेंस में अनलेस कंडीशन बताया जा रहा है कि तुम पास नहीं कर सकते हो जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंडीशन बताया जा रहा है और कंडीशन बताने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अनलेस। तो ये क्या है, ये है कंडीशन कंजंक्शन। तो हमने चौथा टाइप्स भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं जो पांचवा टाइप्स है वो है पर्पस कंजंक्शन। पर्पस कंजंक्शन क्या होता है, इस कंजंक्शन का प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए किया जाता है और इसमें हम लोग दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लिस्ट इत्यादि है ना, ये सारे चीज़ क्या है, पर्पस कंजंक्शन के उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट दैट वी मे लीव, वी ईट दैट वी मे लीव। तो यहाँ पे जो दैट है वो पर्पस बताया जा रहा है, इसलिए क्या है, यह है पर्पस कंजंक्शन का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सी वर्क हार्ड सो दैट सी मे पास एग्जाम्स। यहाँ पे पास है ना, एग्जाम्स में पास करने के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सो दैट है वो यहाँ पे है ना पर्पस बताने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या है, यह है पर्पस कंजंक्शन का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी अर्न मनी इन ऑर्डर दैट वी मे बी हैप्पी। तो इन ऑर्डर दैट क्या है, ये भी पर्पस बताने के लिए किया जा रहा है, इसलिए ये भी कंजंक्शन के उदाहरण है, ठीक है। हमने बात कर ली पांचवा पर्पस कंजंक्शन के बारे में। अब बात करते हैं जो छठा है वो है रिजल्ट और इफेक्ट कंजंक्शन। रिजल्ट और इफेक्ट कंजंक्शन क्या होता है, इस कंजंक्शन का प्रयोग परिणाम बताने के लिए किया जाता है और इसमें हम लोग दैट, सो दैट, सच दैट एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, ये सारे रिजल्ट कंजंक्शन के उदाहरण है। इसका हम लोग यूज करते हैं रिजल्ट और इफेक्ट बताने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क सो मच दैट ही फेल इल। तो यहाँ पे सो और दैट क्या है, ये सब रिजल्ट बताने के लिए किया जा रहा है, इसलिए क्या है, रिजल्ट कंजंक्शन का उदाहरण है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही रन सो स्लो दैट ही वॉज सून आउट ऑफ द रेस। तो यहाँ पे सो और दैट है ना, रिजल्ट और इफेक्ट बताने के लिए किया जा रहा है, ये भी क्या है, रिजल्ट कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। एक और देखते हैं, मोहन इज सच एज रास्कल दैट एवरीबडी डिसलाइक हिम। तो यहाँ पे सच और दैट क्या है, ये भी क्या है, ये भी है रिजल्ट और यहाँ पे इफेक्ट बताया जा रहा है, ये भी है क्या है, रिजल्ट कंजंक्शन के एग्जाम्पल। तो हमने छठा भी बात कर लिया रिजल्ट और इफेक्ट कंजंक्शन के बारे में। अब बात करते हैं जो सातवां है कंपैरिजन कंजंक्शन। कंपैरिजन कंजंक्शन क्या है, इस कंजंक्शन का प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है, कंपेयर करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें हम लोग एज, मच एज, दैट इत्यादि है ना कंपैरिजन कंजंक्शन के एग्जाम्पल है। ये सारी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस या वर्ड्स के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस नोवेल इज एज इंटरेस्टिंग एज दैट। यहाँ पे एज दो बार प्रयोग किया गया है, एक कंपैरिजन करने के लिए किया गया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज नॉट सो नोबल एज हर सिस्टर। तो यहाँ पर भी हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सो और एज यहाँ पे एक कंपेरिजन कंजंक्शन का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं,
विनीता इज टॉलर देन श्वेता, विनीता श्वेता से लंबी है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हाइट में। तो हम लोग कंपेयर करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, देन का यूज कर रहे हैं। तो देन भी क्या है, ये है कंपेरिजन कंजंक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने बात कर लिया जो 7वां था कंपेरिजन कंजंक्शन, इसको भी हमने समझ लिया। अब बात करें जो 8वां है वो है कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, मतलब विरोध। यहाँ पे क्या होगा, इस कंजंक्शन का प्रयोग विरोध है ना प्रकट करने के लिए किया जाता है। और इसमें दो, ऑल दो, हाउएवर, इवन इफ, ठीक है, ये सारे चीज़ हम लोग यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं तब। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट दो और ऑल दो ही इज़ वेरी रिच। यहाँ पे दो या ऑल दो दोनों में से कोई भी चीज़ को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यू कांट पास हाउएवर हार्ड यू मे वर्क। तो यहाँ पे जो हाउएवर है वो क्या है, वो है कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन का एग्जाम्पल। एक और देखते हैं, आई विल सपोर्ट यू इवन इफ आई एम इन ट्रबल, ठीक है। तो यहाँ पे इवन इफ क्या है, ये है कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन का एग्जाम्पल। तो हमने समझा कि कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। अब बात करते हैं जो 9वां है और आखिरी है, वो है एक्सटेंट और मैनर, रीति या विधि, ठीक है। इस कंजंक्शन का प्रयोग रीति विधि का बोध कराने के लिए किया जाता है। और इसमें हम लोग एज फार एज, सो एज इफ, अकॉर्डिंग टू, एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ क्या है, ये मैनर और एक्सटेंड कंजंक्शन के उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल, वे रीप एज वी सॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एज है वो क्या है, वो है मैनर कंजंक्शन का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो यहाँ पे जो एज है वो क्या है, वो है कंजंक्शन, मैनर कंजंक्शन का एग्जाम्पल। एक और देखते हैं, सी टॉक्स एज इफ सी वियर अ क्वीन, ठीक है, सी टॉक्स एज इफ सी वर अ क्वीन। तो यहाँ पे एज इफ भी क्या है, एज इफ भी है मैनर कंजंक्शन का एग्जाम्पल। और ये दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे आखिरी टॉपिक है। इससे पहले हमने जो भी 7 टाइप्स थे हमने सारे चीज़ कवर कर लिया है। अगर आपने उन सारे टाइप्स को, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर के देख सकते हो। तो इस वीडियो में वो समझते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि इंटरजेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन दैट ओरिजिनेटेड ड्यू टू सडन जॉय, grief, surprise, approval, etc. and such words or phrases are followed by an exclamation mark, ठीक है। जब भी हम है ना किसी खुशी में या कोई दुख में, सरप्राइज में अचानक से जो फीलिंग निकलता है, जो भी है ना आप इमोशन निकालते हो, जो भी आप फील करते हो उस समय, ठीक है, और जो उसमें वर्ड्स आप निकालते हो, और जब उसमें हम एक्सक्लामेशन मार्क्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो इंटरजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वाओ, ओह, प्लीज, गॉड ब्लेस यू, वेल डन, अल्लाह, हुर्रा, ये सारे चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि खुशी के मौके पर हम लोग इंटरजेक्शन वर्ड का कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वाओ, ठीक है, वाह, वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया, ये सारे चीज़ आप यूज कर सकते हो जब आप बहुत खुश होते हो, ठीक है। हुर्रा, थैंक्स, धन्यवाद, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ठीक है, ब्यूटीफुल, अति सुंदर, व्हाट अ ग्रेट विन, कितनी बड़ी जीत, ठीक है। ये सारे चीज़ जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो इन सारे वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जब आप दुख के मौके पे है ना कैसे हम लोग इंटरजेक्शन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ओह नो, हाउ सैड, कितनी दुख की बात है, हाउ ट्रेजेडिक, हाउ ट्रेजिक, ठीक है, ओह माई गॉड, हे भगवान, सो सॉरी, माफ़ करना। ये सारे चीज़ हम लोग जब दुख होते हैं है ना, जब भी हमें दुख पहुंचता है तब हम इस सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें जो तीसरा है वो है जब शोक है ना, शोक के मौके पर हम लोग कैसे इंटरजेक्शन वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हाउ एब्सर्ड, है ना, फिजूल की बात, हे, अरे, व्हाट ए बॉदर, बड़ी मुसीबत है, हाउ टेरेबल, डरावना। ये सारे चीज़ है ना, आप इन सारे वर्ड्स को आप जब भी है ना शोक के मौके पर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगला देखते हैं जब आप है ना उत्साह, सहमति या आश्चर्य के मौके पर आप कैसे इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हो। जैसे चीयर्स, स्वागत है, वेल डन, शाबाश, इट इज़ अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त, श्योर, जरूर, व्हाट, क्या, ट्रू, सत्य, प्लीज़, कृपया, हाउ लवली या वंडरफुल, आश्चर्यजनक, वाओ, वाह, ब्रैव हो, बहुत खूब, है ना। ये सारे चीज़ों को आप
जब भी आप है ना बहुत खुश होते हो या है ना एग्री करना हो या है ना जब आप आश्चर्य हो, तब ये सारी चीज़ों को आप यूज करते हो। ठीक है, अब देखते हैं जब आप गलती करते हो तो उस समय इंटरजेक्शन का कैसे प्रयोग करते हो। उसमें आप यूज कर सकते हो उप्स, ओह नहीं, सॉरी, ओह, माई मिस्टेक्स, मेरी गलती, एक्सट्रीमली सॉरी, माई गॉड, हे भगवान, नो, नहीं। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को आप यूज करते हो जब आप है ना गलती करते हो, तो उस समय आप इन सारे वर्ड्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इंटरजेक्शन के बारे में भी समझा कि है ना क्या होता है। उसके बाद हमने है ना कुछ टाइप देखे कि जब आप खुश होते हो तो कैसे वर्ड्स का यूज करना है, जब आप दुख में हो तो कैसे यूज करना है, जब आप है ना कोई गलती करते हो तब का है ना कैसे यूज करना है। सारी चीज़ हमने इस वीडियो में समझा। तो आई होप कि सारी चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा, और जो भी हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया सारी चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी है ना कहीं चीज़ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।